सुपरवाइजर मुझे समझा रहा था, सर, इस अपार्टमेंट में कुल 5 मंजिलें हैं और हर मंजिल पर 8 फ्लैट हैं। सभी फ्लैट पूर्व और पश्चिम मुखी हैं और प्रत्येक फ्लैट 1050 स्क्वायर फीट का है। मैं उसकी बातें सुनते हुए चारों ओर देख रहा था। अपार्टमेंट में लिफ्ट, जनरेटर और कार पार्किंग की सुविधाएं काफी अच्छी थीं। सामने एक खेल का मैदान था और पास में ही एक मंदिर। पास में ही एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी दिखाई दे रहा था और कुछ ही दूरी पर आईमैक्स थिएटर था। यह इलाका मेरे लिए काफी जाना पहचाना है, क्योंकि अक्सर ऑफिस की मीटिंग्स के लिए मैं यहाँ आता रहता हूँ। सुपरवाइजर ने मुझसे कहा, सर, अब केवल 5 फ्लैट ही बचे हैं। अगर आप जल्दी निर्णय लें तो बेहतर होगा। मैंने उससे कहा कि मुझे एक पूर्व मुखी फ्लैट चाहिए। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर, वैसे तो केवल 2 ही बचे हैं और वे भी तीसरी मंजिल पर हैं। बाकी सब बिक चुके हैं। इसीलिए कहते हैं कि देर करने से फ्लैट हाथ से निकल जाता है। मुझे लगा कि इस शख्स के पास मार्केटिंग का अच्छा हुनर है। मैंने उससे कहा, ठीक है, मैं जल्द ही फोन पर अपना फैसला बताऊंगा और घर की ओर निकल पड़ा। कार से घर लौटते समय मैं सोच में डूब गया। क्या मुझे वाकई अब एक नए घर की जरूरत है? मैं सरकारी हाई स्कूल में मुख्य अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ और 1 साल में रिटायरमेंट होने वाला हूँ। मेरा इकलौता बेटा रघु शिक्षक है और बहू सुमा भी शिक्षिका है। 2 साल के पोते के साथ खुशी खुशी खेलने के बजाय मुझे दूसरे घर में शिफ्ट होने की क्या आवश्यकता पड़ गई? आज के दौर में जहाँ मानवीय रिश्ते और संयुक्त परिवार के बंधन फीके पड़ते जा रहे हैं, क्या हमारे जैसे एकजुट परिवार को अलग होना चाहिए? क्या यह सही है या गलत? ये तमाम विचार किसी सेना के आक्रमण की तरह मेरे मन को घेरे हुए थे। 5 साल पहले मैंने अपने गांव के पास ही एक विला जैसा आधुनिक और विशाल बंगला बनाया था। वह घर हम सबके लिए कभी छोटा नहीं पड़ा। सभी कमरे काफी बड़े और हवादार हैं। तो क्या अब रहने वाले लोगों के दिल संकुचित हो रहे हैं? मैं अपनी पत्नी अलिवेणी की तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन वह बहुत ही मिलनसार और सहनशील स्वभाव की है। जब हमारी नई शादी हुई थी, तब मेरे माता पिता ने सुझाव दिया था कि स्कूल पास पड़ेगा, इसलिए हम शहर में अलग रहने चले गए। तब अलिवेणी ही थी जिसने मना कर दिया था। उसने मुझसे कहा था कि माता पिता को छोड़कर जाने वाले बेटे का जीवन सफल नहीं होता। ऐसी गुणवान स्त्री का मेरी जीवन संगिनी बनना मेरा सौभाग्य है। उसने मेरे माता पिता को अपने माता पिता की तरह माना और जब तक वे जीवित रहे उनकी निस्वार्थ सेवा की। वहां तक तो सब ठीक था, लेकिन अब अलिवेणी का स्थान बदल गया है। ठीक वैसे ही जैसे मैं मास्टर से हेडमास्टर बन गया, वह बहू से सास बन गई है। पद तो बदल गया, लेकिन उसकी मेहनत कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई। पहले वह मेरे माता पिता के लिए काम करती थी, अब वह अपने बेटे और बहू की सेवा में लगी रहती है। तब भी और अब भी जिम्मेदारी और थकान उसी के हिस्से आई है। घर का सारा काम अलिवेणी को अकेले करते देखना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और यही बात अपार्टमेंट खरीदने के मेरे निर्णय को मजबूती दे रही थी। सोचते सोचते घर आ गया और कार पर ब्रेक लगाया। शायद बेटा और बहू भी अभी आए थे। वे फ्रेश होकर हॉल में सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ने में व्यस्त थे। रघु को घर की जिम्मेदारियों का एहसास नहीं था और सुमा को घर के कामों में हाथ बंटाने की कोई फिक्र नहीं थी। वे दोनों किसी 5 स्टार होटल के ग्राहकों की तरह सोफे पर शान से बैठे थे, जो ऑर्डर देकर इंतजार कर रहे हों। सन्नाटे को तोड़ते हुए मैंने पूछा, क्या मुन्ना सो गया है? दोनों की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। मैंने फिर से पूछा, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया और अखबार पलटते रहे। मुझे महसूस हुआ कि बड़ों के प्रति सम्मान तो दूर, पूछे गए सवाल का जवाब देने की सामान्य समझ भी उनमें नहीं बची है। मेरी आहट पाकर अलिवेणी रसोई से दौड़ती हुई आई। अरे, आप आ गए, जल्दी फ्रेश हो जाइए। रघु को पसंद है, इसलिए मैंने अदरक वाली पकौड़ी बनाई है। आप भी गर्मागर्म खा लीजिए, कहते हुए उसने मेरे हाथ से बैग ले लिया। मैंने पूछा, मिंटू कहाँ है अलिवेणी? उसने बताया, अभी तक खेल रहा था, थक कर सो गया है।
बहू ने तब भी मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने मन ही मन सोचा, मुझे अदरक की पकौड़ी उतनी पसंद नहीं है, मेरे लिए वड़े बना सकती थी, लेकिन थोड़ा सा नखरा दिखाते हुए मैंने पकौड़ी की प्लेट ले ली। अलिवेणी मुस्कुराते हुए बोली, अगली बार आपके मनपसंद वड़े बना दूंगी। मुझे उसकी मुस्कान बहुत प्रिय है। जब मैं पकौड़ी खाने लगा, तब रघु ने पूछा, पापा आप कब आए? बहू भी खड़ी हो गई। मैंने उसे बैठने का इशारा करते हुए रघु से कहा, जब तुम अखबार में डूबे हुए थे, तभी मैं आ गया था। रघु अचानक चिल्लाया, माँ, जरा पानी देना। अलिवेणी तुरंत रसोई की ओर भागी। हाँ बेटा, अभी लाई। मैंने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। सुमा, तुम अपने पति को पानी पिलाओ। मेरा लहजा किसी आदेश जैसा था। सुमा न चाहते हुए भी धीरे से उठी, उसके चेहरे के बदलते भाव मुझसे छिपे नहीं रहे। मैंने अलिवेणी से कहा, इधर आओ और मेरे पास बैठो। सुमा पानी लेकर आई और रघु को दिया। फिर मैंने गंभीर होकर कहा, मुझे तुम सबसे एक जरूरी बात करनी है। मेरी बात सुनकर रघु ने घबराते हुए पानी का घूंट भरा और मेरी तरफ अजीब नजरों से देखा। उसने मजाक के लहजे में पूछा, क्या यह कोई स्टाफ मीटिंग है पापा? मैंने सख्ती से कहा, एक तरह से समझो तो वैसी ही है। मेरी पूरी बात सुनने के बाद ही सवाल करना, बीच में मत बोलना। तीनों उत्सुकता से मेरी ओर देखने लगे। मैंने अपनी बात शुरू की, मैं क्लॉक टावर के पास बन रहे अपार्टमेंट में एक फ्लैट खरीदने की सोच रहा हूँ। यह सुनते ही रघु ने झुंझलाते हुए कहा, क्यों? इसकी क्या जरूरत है? हमारा घर तो काफी बड़ा है ना। मैंने उसे टोकते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि बीच में मत बोलना। उसने तुरंत माफी मांगी, सॉरी पापा। अलिवेणी मुझे संदेह भरी नजरों से देख रही थी। तभी बहू ने दबी जुबान से मुस्कुराते हुए पूछा, क्या यह आपका फैसला है या मम्मी जी की भी यही राय है? मैंने सुमा से कहा, पूरी बात सुनो, इतना तनाव क्यों ले रही हो? तुम्हारी सास को भी इस बारे में अभी पता चला है। रघु ने चेहरे पर सोच विचार के भाव लाते हुए कहा, पिताजी, मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि संयुक्त परिवार लुप्त क्यों होते जा रहे हैं। बेटे की शादी होते ही पिता और पुत्र अलग क्यों हो जा रहे हैं। हमें तो कम से कम उस बात का दुख नहीं था, लेकिन अब आप खुद अपार्टमेंट खरीदने की बात कर रहे हैं, यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने अपनी भावनाओं को बिना रोके व्यक्त कर दिया। मैंने रघु की ओर गंभीरता से देखते हुए उसे टोकते हुए कहा, मैंने यह तो कहा था कि मैं अपार्टमेंट खरीद रहा हूँ, पर यह कब कहा कि मैं अलग रहने के लिए खरीद रहा हूँ? क्या तुम बिना सोचे समझे बोल रहे हो? अलिवेणी ने घबराते हुए पूछा, आज आप ऐसी अजीब बातें क्यों कर रहे हैं? इनकी व्याकुलता देखकर मुझे लगा कि ये मुझे पूरी बात बोलने नहीं देंगे, इसलिए मैंने बीच में ही उत्तर देना अनिवार्य समझा। मैंने अलिवेणी की ओर देखते हुए कहा, अलिवेणी, इसकी जरूरत पड़ी है और वह तुम्हारी वजह से ही है। अलिवेणी ने आश्चर्य से पूछा, क्या आपके निर्णय का कारण मैं हूँ? रघु और सुमा भी उत्सुकता से मेरी ओर देखने लगे कि मैं आगे क्या कहूंगा। रघु ने पूछा, माँ ने क्या गलती की है? वही तो बताने जा रहा हूँ। यहाँ तुम दोनों के साथ मैं भी नौकरी करता हूँ। हमें हफ्ते में कम से कम एक रविवार की छुट्टी मिलती है, लेकिन अलिवेणी तो पूरे हफ्ते 24 घंटे ड्यूटी पर रहती है। उसे मेरे साथ साथ तुम दोनों और पोते का भी ख्याल रखना पड़ता है। अगर किसी पर उसकी क्षमता से अधिक बोझ डाल दिया जाए तो वह टूट जाएगा। इस उम्र में मुझे अपनी पत्नी के साथ की बहुत आवश्यकता है। आने वाले समय के लिए उसका स्वास्थ्य मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह स्वस्थ रहेगी तभी मेरा ख्याल रख पाएगी। इसलिए मैं तुम लोगों को एक हफ्ते का समय दे रहा हूँ। इस एक हफ्ते में तुम दोनों के व्यवहार में बदलाव दिखना चाहिए। यहाँ बदलाव अनिवार्य और प्राथमिक आवश्यकता है। फिर मैंने सुमा से कहा, सुमा, तुम्हें अपनी सास का जितना हो सके हाथ बंटाना होगा। रविवार के दिन रसोई की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी और रघु, घर का राशन और जरूरी सामान लाने का काम तुम्हारा होगा। मैं अब ये काम नहीं कर पाऊंगा। यह बदलाव जितनी जल्दी आए उतना अच्छा है। अगर तुम्हें यह कठिन लगे तो हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। कोई जबरदस्ती नहीं है।
अलीवेणी मुझे अचरज से देख रही थी। रघु और सुमा ने एक दूसरे का चेहरा देखा। मैंने गंभीरता से कहा, 1 हफ्ते में अपना निर्णय बताना। वे सोचने के लिए अपने कमरों में चले गए। मेरे पीछे अलीवेणी कमरे में आई। अब कमरे में सिर्फ हम दोनों थे। उसने पूछा, क्या उन दोनों में 1 दिन में बदलाव आएगा? मैंने उसके करीब जाते हुए कहा, इसीलिए तो 1 हफ्ते की मोहलत दी है। उसकी आंखों से आंसू निकलकर मेरे हाथ पर गिरे। उसके आंसू पोंछते हुए मैंने कहा, पगली, तुम मेरा आधा हिस्सा हो। क्या तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हारी दर्द पर ध्यान नहीं दिया? तुम घर के काम में अपनी तकलीफ दबा लेती हो, पर अपनी आंखों को कैसे छिपाओगी? तुम्हारी आंखों ने ही तुम्हारा दर्द बयां कर दिया। पति को तो सहा जा सकता है, पर तकलीफों को कब तक सहोगी? अलीवेणी ने मेरे कंधे पर सिर रखते हुए कहा, अगर वे चले भी जाए तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। पोता मेरी जान है। मैंने उसे सांत्वना दी, क्या वह मेरी जान नहीं है? पर बदलाव लाने के लिए कभी कभी कठोर होना पड़ता है। वैसे भी उन्हें तुम्हारी बहुत जरूरत है। डे केयर में बच्चे को रखने पर भी कोई उसे तुम्हारी तरह प्यार से नहीं पालेगा। जब लोहा गर्म हो तभी वार करना चाहिए। आने वाले बदलाव की उम्मीद करते हैं। अलीवेणी ने मासूमियत से पूछा, अगर बेटा और बहू आपकी बात मान लें तो आप अपार्टमेंट नहीं खरीदेंगे ना? मैंने हंसते हुए कहा, तब तो जरूर खरीदूंगा। उसने दुखी होकर पूछा, क्यों? क्या हमें उनसे दूर करने के लिए? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, उस अपार्टमेंट को मैं किराए पर दे दूंगा और उस पैसे को पोते के नाम पर बैंक में जमा कर दूंगा। मेरे नाम वाले पोते को इतना उपहार तो देना ही चाहिए। अलीवेणी मेरी भावनाओं को समझ गई और चुपचाप मुझे देखती रही। रविवार की सुबह मैंने सोचा था कि थोड़ी देर से उठूंगा, लेकिन रसोई से आती आवाजों को सुनकर मैं बिस्तर से उठ गया। बगल में अलीवेणी सो रही थी। फिर रसोई में कौन है, यह सोचते हुए मैं वहां गया। वहां का दृश्य देखकर मैं दंग रह गया। सुमा बहुत इच्छा से कॉफी बना रही थी और रघु सब्जी काट रहा था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। यह सपना नहीं, हकीकत थी। अपने बेटे और बहू को सुबह सुबह काम करते देख मैं खुशी खुशी रसोई में गया। सुमा ने मुस्कुराते हुए कहा, शुभ प्रभात ससुर जी। मैंने मजाक में पूछा, शुभ प्रभात सुमा, क्या यह कॉफी मेरे लिए है? उसने प्यार से कहा, नहीं ससुर जी, यह हम सब के लिए है। रघु को कॉफी कप में डालते देख मैंने हैरानी से पूछा, रघु, एक ही दिन में इतना बदलाव? उसने प्यार से मेरी ओर देखा और कहा, पिताजी, बदलाव हमेशा अच्छे के लिए ही होता है ना? अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए उन्हें देखकर मेरी आंखों में संतोष और खुशी की चमक आ गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।